इस सत्र के हमारे खास मेहमान हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच अपर्णा, थैंक यू सो मच अमित। और राइजिंग उत्तर प्रदेश का यह पहला सत्र जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका अभिनंदन है। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है अखिलेश भाई कि लोग आपको कितना सुनना चाहते हैं। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया तो लोगों को साइकिल पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपके टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहां से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता, तो उससे महसूस होता है कि हाँ, 4 साल में अगर ये काम पूरे कर लिए हैं तो आने वाले समय में ऐसे काम होंगे। लेकिन पिछले 4 साल से ये देखने को मिला है कि सरकार ने समाजवादी पार्टी के जो काम हैं उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। अब तो ये स्तर आ गया सरकार का कि एमओयू का एमओयू भी कर रहे हैं। तो जिस सरकार ने 4 साल में कोई अपना नया काम न किया हो, कोई क्लियर विजन न दिया हो, इसलिए मैं कह सकता हूं उस समय जनता के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। और मुझे खुशी है कि 5 साल जो हमें काम करने का मौका मिला, ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए काम किया। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कहती है कि हमने अर्थव्यवस्था को बेहतर करा है, और कुछ आंकड़े भी है मेरे पास कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ है? जैसे अगर मैं पूछूं जी, और मैं अगर जानना चाहूं जी, कि आपका नाम क्या है और आपके नाम का मतलब क्या है, तो आपके नाम का जो मतलब होगा, अगर उस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में काम करने लगेंगे तो हो सकता है सरकार आप पे झूठे मुकदमे लगा दे और जेल भेज दे। अच्छा, मेरे नाम का मतलब तो मीठा बोलने वाला है। और अगर आप मीठा बोले जी, और सरकार को पसंद नहीं आया जी, तो सोचिए सरकार क्या करेगी यहाँ पर। और फिर जी, कि आप जिस नाम से उत्तर प्रदेश में आए हो, जी, ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश और लखनऊ से जाएं तो वो नाम वही का वही बना रहे आपका। अच्छा, तो आप नाम वाली पॉलिटिक्स पर भी आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये सरकार पिछले कई दिनों से और कई वर्षों से केवल नाम बदल रही है। आपका ये आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलते हैं, फीता काटते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक बात है, पर देखिए कुछ आंकड़े हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है, आपको भी खुशी होगी, आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें कि 36 घंटे विधानसभा के सभी कर्मचारियों को जगाया, विधायक जागे, और जो गोल्स तय किए थे, सस्टेनेबल गोल्स यूएन ने जो तय किए थे, उन गोल्स पर बात हुई जी। अगर हम उन चीज़ों को देखें कि आज हेल्थ पैरामीटर्स में हम कहाँ हैं, एजुकेशन के पैरामीटर में कहाँ हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सी संस्था है जो ये कर रही है, मैं संस्था पे सवाल नहीं उठाता हूँ जी, लेकिन उत्तर प्रदेश पढ़ाई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी का है, वो सरकार का ही डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में सरकार
अपने आंकड़े बता सकती है, लेकिन जो आंकड़े बता रहा है आपके सरकारी आंकड़े उसमें नीचे है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पता नहीं कहां से नंबर इनका एक आ गया है। और यकीन से मैं कह सकता हूं कि 4 लाख से ज्यादा का एमओयू साइन हुए। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो जमीन पर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं उतरे? लेकिन आप हेल्थ की बात करते हैं, अभी कोरोना का वक्त गया, वाकई पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। WHO ने भी यूपी सरकार की तारीफ करी। क्या आपको लगता है कि कोविड मैनेजमेंट अच्छा रहा? क्योंकि लगातार आप सवाल खड़े करते रहे हैं। फिर WHO पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा जी। इसी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में सैंपल जा रहे थे, बंदर सैंपल ले गया। किसको नहीं पता? क्या ये बात WHO को पता है? इसी तरह क्वारंटीन सेंटर में एक गरीब बच्चे को रखा गया, सांप ने काट लिया, वो मर गया। क्या ये WHO को पता है? और उस कोविड के दौरान न जाने कितना मजदूर महाराष्ट्र से, गुजरात से पैदल चल करके आया और चलते चलते लोगों की जान चली गई। 90 लोगों की जान गई है, किसी की मदद सरकार ने नहीं की। तो कैसे हैंडल किया उन्होंने? किस तरीके से लॉकडाउन किया? या जो उस समय बीमार हुए, उनके मंत्री तक बीमार हुए, उनके कैबिनेट मंत्रियों की जान चली गई। तो अगर जान चली गई है उनकी और इस वैश्विक महामारी ने जो जान ली है, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि काम अच्छा किया है। और फिर जब दुनिया में सबकी नौकरियां गईं, वेतन कट गया, कोई बता दे जिसका वेतन ना कटा हुआ हो। सरकारी जितने कर्मचारी सबका वेतन कट गया, लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस नीचे चली गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कोविड में इंतजाम अच्छा था। पर लॉकडाउन के वक्त तो क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो इसलिए इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हुई। लेकिन उसके बाद वी शेप हमने रिकवरी भी देखी, ऐसे नीचे आई इकोनॉमी और फिर ऐसे ऊपर भी गई। ये ग्राफ बनाना आसान है जी। सरकार ये कहती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर ग्राफ भी फैक्ट्स पे ही बनता है अखिलेश जी। नहीं, लेकिन फैक्ट किस बात के लिए ले रहे हैं आप? फैक्ट कहां से लेकर के आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर समझना है जी और इन आंकड़ों को समझना है, जो 2 बिंदु पे आपने कहा है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को ये मान लीजिए कि उनका विजन टेलीविजन है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो आंकड़े कहां से आ रहे हैं। अच्छा, उनका विजन टेलीविजन है। अगला सवाल मेरा, क्योंकि ये आपका सिलसिलेवार आरोप रहता है कि योगी सरकार सिर्फ फीता काटने जाती है, पत्थर हमने रखा, बनवाया हमने, काम का क्रेडिट ये लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? ये राजधानी लखनऊ है जी। इस राजधानी में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट उठे हैं या किए गए हैं, सब समाजवादी सरकार के हैं। आप मेट्रो देखिए, जहां तक जाती है वहां से वापस आ जाती है, उसके आगे नहीं ले जा पाई। क्या कारण है? अभी मैं गोमती का क्रॉस करके आया हूं, वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट बनाया है। और ये देश की तमाम सरकारों को उदाहरण पेश कर रहा है कि अगर नदी शहर में साफ करनी है तो ये रास्ता है कि अगर इस तरीके से आप नालों को रोक दें और गंदगी नदी में ना पहुंच पाए तो आपकी नदी साफ बहेगी। तो ये कौन सा काम किया इन्होंने? मुझे ये बताएं। लेकिन कि लखनऊ में, केवल जी। लखनऊ में बता दें कि सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का क्या है। एक बड़ा काम बता दें, नाम बदल दिया। लोक भवन में अपने सबसे बड़े नेता की प्रतिमा लगा दी, हमें कोई नाराजगी नहीं उससे। अभी गोरखपुर में सबसे बड़ा काम हुआ है कि इटावा से वो शेर लेकर के आए हैं। जू बनाना सबसे बड़ा काम है उनका। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि उन्हें जू और सफारी के बारे में फर्क नहीं पता, और फर्क पता होता तो शायद शेरों को इस तरीके से नहीं देखते। और वो भी जू उनका बनाया वो नहीं है जी, उनका जू बनाया नहीं है, पुरानी सरकार ने सैंक्शन किया, समाजवादी सरकार ने बजट दिया, आज पूरा हो गया तो बोला कि जू बीजेपी ने बनाया। लेकिन उनको जू नहीं पता, राजनीति तो पता है। 2017 में बीजेपी जीत के आई, 2019 का लोकसभा चुनाव भी था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी लोकसभा सीटें मिली, 65 के करीब लोकसभा सीटें मिली। तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे कि पब्लिक पसंद कर रही है अखिलेश जी, या कुछ तो कनेक्ट होगा। समय बदलता है जी, और समय ऐसा बदला है कि जनता अब समाजवादियों की तरफ देख रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था वो काम है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहा है, वो है जो किसान की खुशहाली का रास्ता बना रहा है, वो रास्ता वो है जिसमें नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूं, या जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, कि दुनिया में सबकी नौकरी गई, तमाम कारोबार उत्तर प्रदेश में खत्म हो गए, छोटे बड़े लोगों ने जो कारोबार किए थे वो बंद हो गए, और ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार दे दिए। अगर सरकार से हम पूछना चाहें कि वो आंकड़े कहां हैं जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो सरकार आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं है। आज आखिरी सत्र में
योगी जी आएंगे, मैं जरूर पूछूंगा और आपका नाम लेके उनसे ये सवाल पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। नहीं, आप केवल इतना कहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट जमाना है। जी। जिन 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, आप उसको किसी ऑनलाइन कर दीजिए, पोर्टल पे डाल दीजिए कि इस जिले में इतने इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है सरकार से। देखिए, मैंने योगी आदित्यनाथ का सदन में भाषण सुना तो उन्होंने बोला लॉकडाउन में जो मजदूर आए वो वापस नहीं गए, उनको रोजगार यही मिल गया, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो हमने कर दिखाया और इसी वजह से उपचुनावों में हमारी जीत हुई। उपचुनावों में जिस तरीके से जीत हुई वो जीत बीजेपी की नहीं थी, वो सरकारी जीत और प्रशासन की जीत थी। आपने एम्बुलेंस लगा दी बाहर, बड़ा आरोप लगा, एम्बुलेंस लगा दी बाहर, कहा कि अगर वोट डालने गए तो समझ लो कोविड में तुम्हें एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल पहुंचा देंगे, आपका टेम्परेचर नापेंगे, सीधे अस्पताल ले जाएंगे आपको। ऐसे तो चुनाव जीते ही हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन की जीत थी, वो योगी आदित्यनाथ की जीत नहीं थी, पूरी सरकारी जीत थी, सरकारी जीत थी। ऐसा क्यों है अखिलेश जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब ईवीएम पे सवाल होता है, सरकारी जीत होता है, सीबीआई ईडी की जीत होती है, और जब भी विपक्ष जीतता है तो वो उनकी जीत होती है, ऐसा क्यों? क्यों ना हो। अभी बैलेट से चुनाव हुआ, जहां बनारस में लाखों से हारे थे वहां बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया, क्यों नहीं सवाल उठे? लेकिन ये सवाल इस समय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम बदल नहीं सकते अभी ईवीएम, हम बैलेट पेपर नहीं ला सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाना चाहिए जनता को कि अगर विपक्ष मांग रहा है बैलेट से तो बैलेट से भी वोट कराएं। पर आखिर क्या नाराजगी है? ऑप्शन रख दीजिए आप दोनों कि लोग बैलेट से वोट डालना चाहते हैं कि ईवीएम से वोट डालना आप चाहते 2022 का चुनाव बैलेट से हो? क्यों नहीं? जब अमेरिका जैसा देश जो हमसे आपसे न जाने कितने आगे है, किस चीज में आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज में आगे है, डेमोक्रेसी वहां हमसे पहले से मैच्योर है वहां, तो वहां किससे वोट पड़ रहा है? पर आप भी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ईवीएम से ही आप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपको ईवीएम पे भरोसा था, अब आप मैं आपसे कह रहा हूं जी, आज मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, मैं चुनाव जीत भी जाऊं जी, उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि वोट बैलेट से पड़ना चाहिए। चलिए अब मैं एक ऐसे विवाद पर आता हूं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आपने अभी भी लाल टोपी लगा रखी है, जो हमने आपकी तस्वीर लगाई है वो भी लाल टोपी वाली है। आजकल उत्तर प्रदेश में टोपी की चर्चा बहुत है, मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे बड़े नेता सब टोपी की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बहस मुद्दों पे नहीं करना चाहती। उनसे अगर हम पूछें कि आपसे हम एक्सप्रेसवे के वे जानना चाहते हैं कि जो एक्सप्रेसवे आपने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया, अगर कोई प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं तो वो कैसा बनना चाहिए? वो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में जो स्टैंडर्ड्स लेट डाउन हैं, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड लेट डाउन है, क्या उसके तहत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पता था कि हमें सड़क बनानी है और ये झूठा प्रचार करना है कि सस्ती बने सड़क, एक्सप्रेसवे सस्ता बने, और ये आरोप लगाते रहे 4 साल कि हमारा एक्सप्रेसवे है ये महंगा बना था, हम सस्ता बना रहे हैं। जी, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, ये लेट डाउन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, इस सरकार का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो क्या एक्सप्रेसवे के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके तहत बना रहे हैं? क्या जनता जो चलेगी उस पर, क्या उसकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के तहत ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है? मैं ये जानना चाहता हूं, या सरकार बताए ये बात। इसीलिए क्योंकि सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती है तो वो कहती है लाल टोपी वाले, ये लाल टोपी वाले वैसे हैं। मैं आपसे कहता हूं जी, और मैं तो जनता से कहूंगा, जो सुन रहा हो, जो देख रहा हो, एक हमारी तस्वीर रख दें जी, एक जिन्होंने लाल टोपी के बारे में कहा उनकी तस्वीर रख दें, और जो बच्चे ने कहा था वो अपने घर में पूछ लें कौन कैसा लगता है। लेकिन योगी मैं आदित्यनाथ, इसीलिए कहना चाहता हूं जी, जी। कि जो ये लेट डाउन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जब देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस ये हो जाएगा, आप कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? आप जनता की सेफ्टी पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? लेकिन और ये इनका नहीं है जी, ये भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ एक्सप्रेसवे है। समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन की,
समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस ने नाम रखा, इन्होंने केवल नाम बदल दिया और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, मैं उसको कोट करता हूं, 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को समझता है गुंडा। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि काले दिल वालों की काली टोपी। वो कह रहे विधानसभा में टोपी लगा के आ जाते हैं ये लोग। तो ये क्या बात है? विधानसभा लोकसभा में ये हमारी पॉलिटिकल ड्रेस है, ये हमारा मैसेज है। ये लाल टोपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के तमाम लोगों ने पहनी है, नेताजी पहनते थे, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पहनते हैं। आप रंग के बारे में कहना चाहते हैं कि लाल रंग, और लाल रंग ये क्यों नहीं समझते हैं? लाल रंग हमारा इमोशंस का रंग है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, दुखी होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, और इससे वाइब्रेंट कलर कोई नहीं है जो दूर से दिखाई देता है। योगी जी को ड्रामा और कंपनी, मैं ये कहना चाहता हूं जी, लेकिन योगी जी ने बोला ये ड्रामा कंपनी की तरह हो जाता है। देखिए, अगर वेशभूषा देखें, क्योंकि वो योगी हैं जी, वो योगी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप सोचो ना, आज हर चीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में। कौन ड्रामेबाज है सब जानते हैं। अब कोई छोटा ड्रामेबाज है, कोई बड़ा ड्रामेबाज है। तो आप किसको छोटा ड्रामेबाज और किसको बड़ा ड्रामेबाज मानते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा, ये जनता तय करेगी। क्योंकि आपने कहा और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, और सदन में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। सदन में ये भाषा ठोकने वाली नहीं होनी चाहिए। सदन में भाषा के आपने कहा कि ऐसी भाषा अहंकार का सूचक है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से विपक्ष को धमकाएंगे, विपक्ष की भूमिका उतनी ही जरूरी है लोकतंत्र में जितनी सत्ता की। आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम सुझाव भी तो दे रहे हैं, हम कोई सरकार को रोक तो नहीं रहे, लेकिन परवाह नहीं कर रहे हैं ये लोग विपक्ष की। और केवल यहां पर नहीं, दिल्ली में भी जब 3 किसानों के कानून पास किए गए, राज्यसभा में बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने तीनों कानून वहां से पास कराए। आज किसान सड़कों पर है, किसान नाराज है, तो सरकार क्यों नहीं वापस ले रही उन कानूनों को? लेकिन हम भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब नहीं, ये भाषा सही थी? हालांकि जो ये आतंकवादी शब्द आ गया होगा उन पर, शायद बीजेपी का शब्द है, वो उनके पास कैसे आ गए मैं जानकारी करूंगा। पर आपको ये लगता है शब्द कि बीजेपी का है? आपने क्योंकि सदन की भाषा की बात करी, हो क्या आपको लगता है सकता है भाषा की मर्यादा सदन में होनी चाहिए? होनी चाहे चाहिए। चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो। हाँ, मर्यादा होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हमारे लीडर ऑपोजिशन ने कुछ कहा है तो मैं जानकारी करूंगा जी, लेकिन ये आतंकवादी शब्द भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसान की बात आए तो उन्हें आतंकवादी कह देगी, नौजवान अपनी अधिकार और अपनी बात रखेंगे तो उन्हें आतंकवादी कह देंगे, समाजवादियों को तो न जाने कितनी बार आतंकवादी कहा है, और हमारे लिए क्या कहा कि मुख्यमंत्री आवाज में आतंकवादी जाते थे। तो मुख्यमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कम से कम उस व्यक्ति को बदलें जिसको वो सबसे पहले शीशे में देखते हैं सुबह उठ करके। तो ये आप योगी जी के लिए कह रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं किसको कह रहा हूं, इशारा तो आपको वही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर वो बदलाव चाहते जी। हैं तो सबसे पहले बदलाव उस व्यक्ति के अंदर लाएं जो शीशे में सबसे पहले उन्हें दिखाई देता है सुबह। चलिए मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपने दिल्ली की बात करी, आपने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया, आपने बसपा के साथ मायावती जी के साथ गठबंधन करके देख लिया, 2022 में आप ऐलान कर चुके हैं ये चुनाव मैं अपने बूते पर लड़ूंगा, सपा अपने बूते पर जाएगी। जो गठबंधन का अनुभव था जी, बहुत अनुभव ले लिया। छोटे दलों के लिए गुंजाइश रहेगी, छोटे दलों को जोड़ा जाएगा, और समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को कोशिश करेगी साथ लेकर के चले। अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपके जो चाचा है शिवपाल यादव, उनके साथ गठबंधन होगा? क्योंकि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ गठबंधन हो जाए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चाचा भी हैं जी, और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। जी, चाचा वाला हिस्सा अलग रख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कहा है कि हर छोटी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए गठबंधन का रास्ता खुला है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो मेरी पॉलिटिकल रीडिंग है, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जैसी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में रणनीति बनाई थी,
छोटे दलों को साथ लेके चलने की, जिसमें राजभर भी थे, जिसमें कई दल थे, जिसमें अपना दल भी था, ऐसे ही आप अपना एक गठबंधन बनाएंगे जिसको लीड समाजवादी पार्टी करेगी 90-80%, बाकी 10-20% वो होंगे, क्या वो स्ट्रैटेजी रहेगी आप? अभी समाजवादी पार्टी के साथ छोटे दल हैं जी, जिसमें कई दल हमारे साथ हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो लोग समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के अभी तक, जी, वो तक भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। जी, जी, तो हमारी लड़ाई बहुत आसान कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। गठबंधन एक हिस्सा है, लेकिन जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। गठबंधन भी बड़ा हिस्सा होता है किसी चुनाव का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं वो ही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप छोटे, जैसा आप कह रहे हैं, छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे और वही आपकी रणनीति रहेगी 2022 के लिए? समाजवादी पार्टी के साथ अभी आरएलडी है, जी, जी, समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के साथ महान दल का भी है। जी। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जो हमारी विचारधारा, जो हमारी लड़ाई के साथ आएगा, उसको साथ लेंगे। असाउद्दीन ओवैसी के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? क्योंकि अगर वो यूपी में इस बार आएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है, उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? क्योंकि यहाँ आप उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। जब वो पहली बार चुन करके आए थे, वो हमारे बगल में बैठते थे जी, तब तो अच्छे लगते थे, तब तो ठीक विचार थे। अब विचार किससे मिल गए, ये बड़ा सवाल है। जहां तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने सभी छोटे दलों के लिए रास्ता खोला हुआ है। ओवैसी के लिए रास्ता खुला है? समाजवादी पार्टी ने जो हमारी विचारधारा, जो हमारे कार्यक्रम, जो हमारी योजनाएं और फैसलों के साथ आना चाहेगा, जी, उस पर पार्टी विचार करेगी। जी। अगला सवाल आपके 2017 के अलायंस पार्टनर के बारे में है, वो है कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा इन दिनों बहुत एक्टिव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कह रही है पूरे दम से कि इस बारी कांग्रेस की सरकार मैं बनवा दूंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अगला पॉइंट मेरा ये है इसी बारे में, प्रियंका वाड्रा जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं अपनी, और जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि वो आपके वोट्स में बड़ी सेंधमारी कर सकती हैं। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मेहनत करे और काम करे। आपको लगता है मेहनत नहीं करती कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि और काम करें। नहीं, अभी मेहनत नहीं करती। नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि और काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम किसी दल के बारे में कैसे तय कर सकते हैं कि कोई दल क्या काम करेगा, कैसे मेहनत तो कर रही है गठबंधन प्रियंका करेगा? वाड्रा, आपको दिख ही रहा होगा, काफी जगह जा रही हैं, महापंचायतों में जा रही हैं, काफी जगह जा रही हैं, सवाल ये बड़े बड़े कि भाषण भी हो रहे हैं। किसान ये चाहता है और देश ये चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का वही रास्ता है जो कांग्रेस का रास्ता है? कांग्रेस का रास्ता भी तो वही था। अगर आज गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण किसकी वजह से है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ा रही है और फिर आखिर में आपके साथ अलायंस के लिए आए? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैंने आपसे कहा कि बड़े दलों के साथ समाजवादी तो पार्टी का कांग्रेस गठबंधन यूपी में नहीं बड़ी रहेगा। कहाँ है? कांग्रेस यूपी में बड़ी लेकिन कहाँ है? कांग्रेस पार्टी बहुत कांग्रेस बड़ी यूपी पार्टी है। बिहार में तो बहुत छोटी पार्टी हो गई है अब। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, नहीं, इसलिए पार्टी- बड़ी पार्टियों से हमारा गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी नहीं है, बड़े तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बड़े आप हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं सिद्धांत से, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। यानी लड़ाई दोनों से बराबर है। जो भारतीय जनता पार्टी का जी, रास्ता जी। है वही कांग्रेस का रास्ता यानी था, लड़ाई दोनों से बराबर है, आप कह रहे हैं। और समाजवादियों का रास्ता बिल्कुल अलग है दोनों से। मैंने इसीलिए पहले कहा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ज्यादा नकल कर रही है। मेरा अगला सवाल आजम खान के बारे में। उन्हें 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो जेल में है। कांग्रेस पार्टी भी अब उन पर डोरे डाल रही है कि वो उनको ज्वाइन करें या फिर उनको समर्थन दें। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी या और दलों ने जरूर प्रचार किया है, लेकिन जब सच्चाई ये आप देखेंगे और जानेंगे, दोनों दलों ने मिलकर के आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया, और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। ये जो परंपरा लोकतंत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो बीजेपी और कहती है उन पर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप हैं,
अधिकारियों को ये खुली छूट देना कि आप इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे ये बताइए, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 300 मुकदमे लगे हों? इससे पहले एक बार नेताजी पे जरूर लगे थे 150 से ज़्यादा एक ही रात में मुकदमे, लेकिन जितना आजम खान साहब पर मुकदमे लगे हैं शायद किसी पर नहीं लगे हैं। और कई फैसले कैबिनेट के हैं। अगर कैबिनेट के फैसलों पे उंगली उठेगी तो फिर हर कैबिनेट फैसले पे उंगली उठेगी। और उनके बाद जहां तक सवाल उनका है, साजिश कर करके उन्हें फंसाया गया है। अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और हम पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ जी। खड़ी है। और ये कागज और कानून की लड़ाई है और हमें भरोसा है न्यायालय पर, हमें भरोसा है न्यायालय पर, और न्यायालय उनकी मदद करेगा। और जहाँ तक सवाल ये सरकार के फंसाने का है, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, आगे पीछे, एलडीए भी यहीं पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी, जिस तरीके से नक्शे पास होते हैं क्या उसी तरह सबने घर बनाए हैं? जो ऑफसेट छोड़ना चाहिए आगे पीछे दाएं बाएं घर के, क्या सभी नागरिकों ने छोड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करती है कि ये समाजवादी पार्टी है, ये विरोधी दल है, आइए इस पे बुलडोजर चलाते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जो एलडीए के मापदंड हैं, नगर निगम के जो नियम कानून हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कितने घर अच्छे बने होंगे, उस कानून से कितने घर बने। तो अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार 2022 में आएगी तो आजम खान पे तमाम मुकदमे वापस होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल वो नहीं है जी। अगर आपका भी घर गिराना पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि नाम पहले बदलेंगे फिर घर गिरा देंगे। आपको नाम बदलने में बड़ी तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ नहीं है जी, क्योंकि आप 3-4 बार उसका जिक्र हमारे करते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर काम करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कोई काम करें और काम कर करके अपने नाम पर रख दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादियों का काम है, नाम बदल दिया आपने। आपने कहा कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, आप तो कहते हो उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। ठीक कहता हूं जी को। मैं कहता हूं आप तो चला रहे हैं वो। मैं आपसे कहता हूं, जी। देखिए, फेसबुक चलाना लैपटॉप चलाना नहीं है। प्रदेश चला रहे हैं। अच्छा, प्रदेश चलाना। जी। देखिए, प्रदेश चलाना, प्रदेश कैसा चल रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उनके सबसे प्रिय काम भी वो पूरे नहीं कर पाए हैं। और दूसरा, जी, क्या उन्होंने कभी अपने संकल्प पत्र को पलट करके देखा है? उन्होंने किसानों को क्या भरोसा दिलाया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का किसानों का भुगतान हो जाएगा, हम इतने 1000 करोड़ का किसानों के लिए किसान निधि बनाएंगे, हम फसल का 2022 तक 2 गुना उन्हें मुआवजा दे दे, वो 2 गुना हम आय बढ़ा देंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने पलट करके देखा है संकल्प पत्र? और फिर का हम लैपटॉप देंगे, इतना डेटा फ्री देंगे। पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करी। और अब तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से भी एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी पॉलिटिकल डिमांड है कि वो भाषण दे वहां जाकर। अभी कल मालदा में थे वो। देखिए, उन प्रदेशों में जा रहे हैं जहां पर भाषा ही दूसरी है। जी। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम उत्तर प्रदेश का ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं बंगाल में। और कल क्या हुआ? एक बेटी जो न्याय के लिए निकली हाथरस थी, की बात कर रहे हैं आप। हाथरस में उसके पिता की हत्या हो गई। और इनका जो मीडिया तंत्र है, जो इनका सोशल मीडिया तंत्र है, उन्होंने कोशिश की कि हमारी तस्वीर फोटो लगा दीजिए उसमें। लेकिन सच्चाई क्या निकली? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी कह रही है वो आपका कार्यकर्ता। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीरें भी दिखा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं तो तस्वीर हमारे पास भी है, ले आए हैं आप। तस्वीर हम लेके चलते हैं। जी। और आप तस्वीर देखिए किसके साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये सरकार फेक इनकाउंटर करती है। फेक इनकाउंटर करती है ना। मैं तो नहीं कह सकता कि इनकाउंटर कर दो आप। मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। अपराधियों का ये एनकाउंटर कर रहे हैं तो अब इससे बड़ा अपराधी कौन मिलेगा? आपकी पुलिस क्या कर रही है? और मुझे तो ये जानकारी मिली कि 2018 में एफआईआर दर्ज हुई। वो आपकी पार्टी के साथ तस्वीरें दिखा। और अगर इसके ऊपर की सच्चाई जाननी है जी, अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है तो कम से कम उसके गांव में समाजवादी पार्टी को 1 वोट तो मिलेगा। आप उसके गांव का वोट निकलवा लीजिए। वोट से बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। और फिर बीजेपी से कैसे बच के रहोगे? बीजेपी कब क्या बना दे किसी का भरोसा नहीं।
चलिए, आपने बात करी बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी बड़ी टाल ठोक रही है। क्या आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार में जाएंगे बंगाल के अंदर, क्योंकि इस समय देश की राजनीति में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। माना जा रहा है 2021 में बंगाल और 2022 में उत्तर प्रदेश, ये दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात हुई थी जी। और समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेता किरण नंदा जी ने पूरा समर्थन उनके दल को दिया है और ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी लगातार पार्टी का प्रचार करेंगे। और एक बात और मैंने उनसे कही कि बंगाल की जीत, ममता बनर्जी जी की जीत, समाजवादी पार्टी की भी जीत होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म होगा, वहां जितने भी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस हैं या एलाइड ग्रुप है उनका, वो सब अपना सामान उठा करके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अलाइड ग्रुप्स आपने बड़ा एम्फेसाइज करा। अलाइड ग्रुप कौन कौन से? जैसे बहुत से दल हैं उनके, बहुत से लोग हैं उनके जो छिपे रहते हैं, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन इससे मुख्यमंत्री इससे- योगी आदित्यनाथ वहां थे, वो कह रहे थे, मालदा में थे, वो कह रहे थे लव जिहाद का जैसा कानून हमने बनाया, यहाँ पे भी आवश्यकता है उस तरह के कानून की, और खूब तालियां भी बज रही थी। कम से कम जी। मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरी दे रहे हैं, बंगाल में भी नौकरी हम देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरी दी? अभी तक जो नौकरियां मिल भी रही हैं, समाजवादी सरकार में कई जो भर्तियां शुरू हुई थी, आज भी पूरी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जो असली मुद्दे हैं खुशहाली के, तरक्की के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली क्या इतनी महंगी है बंगाल में? आप बताइए, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, और मध्यम वर्ग के लोग पर सरकार खाएं कहती क्या है कि और पहले कमाएं बिजली क्या? आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। जी जब आए मुख्यमंत्री जी जी। तो उनसे पूछिएगा कि कभी आपने थर्मल प्लांट का समीक्षा की है, और उनसे पूछिए कि 4 साल में आपने कितनी बार ये कहा है कि थर्मल प्लांट सुपर क्रिटिकल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट यूपी में लगे हैं। कितनी बार समीक्षा की है? और अभी तक कोई जनरेशन में काम नहीं हुआ है। जो भी जनरेशन हो रही है वो उस समाजवादी सरकार के समय की है। ट्रांसमिशन में काम कौन सा बड़ा किया है? डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बड़ा काम किया है? जिस सरकार ने जनरेशन में काम नहीं किया हो, ट्रांसमिशन में काम नहीं किया हो, डिस्ट्रीब्यूशन में काम न किया हो, केवल एक काम किया है, बिजली महंगी कर दी। और पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली कहीं बिक रही है तो उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली है। अगला सवाल, राहुल गांधी अभी केरल में थे तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एक टिप्पणी करी। अखिलेश यादव बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उसको कैसे देखते हैं? मैंने ना देखा ना सुना। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो सतही नहीं होते, जबकि उत्तर जहां से वो पहले थे वहां पर लोग सतही तरह से काम और बात करते हैं। मैं दक्षिण भारत में बहुत समय रहा हूँ जी। मैसूर से SJC कॉलेज की मेरी डिग्री है, वहाँ रहा मैं। दक्षिण भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। और उत्तर भारत के? बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी की टिप्पणी सही थी उत्तर भारत के बारे में? मैंने कहा ना मैंने सुना ना मैंने देखा। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के लोग मुद्दों की बात करते हैं, उत्तर भारत के लोग सतही बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक उनका किस माहौल में, किन परिस्थितियों में कहा, मुझे कुछ से कोई खास असर नहीं पड़ता है जी। लेकिन जहाँ तक सवाल ये इस बात का है कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं जी। और इस बार देखिएगा जब वोट पड़ेगा, महंगाई के लेकर के कितनी समझदारी से वोट डालेंगे। जी। आपको सवाल ये पूछना चाहिए, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहिए जी। कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इंटरेस्ट रेट क्या था बैंकों में? हमारे बुजुर्ग जो जिंदगी भर कमाते थे उसके इंटरेस्ट पर जीवन जीते थे। जी। आज इंटरेस्ट क्या है? इसका जवाब कब देगी भारतीय जनता पार्टी? बैंकें डूब रही हैं, उसका जवाब कब देंगे? इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम 25,000 ब्रांचेस खोलेंगे। समाजवादी लोगों ने 3,000 ब्रांचेस खुलवाई थी। कितनी ब्रांचेस खुली हैं? आप सुना है कि ATM बंद हो गई हैं मशीनें यहां पर। तो आप बैंक्स को खत्म कर रहे हैं।
आपने जीएसटी जिस तरीके से लागू की है, न जाने कितने व्यापारी उद्योगपति कारोबार खत्म हो गया, कोविड में व्यापार खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ा फैसला था नोटबंदी, क्या उसका असर आज तक अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई दे रहा? और फिर उत्तर प्रदेश में जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है। आप तो राम मंदिर के चंदे में भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं। आप कह रहे चंदा जीवी हैं ये लोग। अपने सदन में बोली इस बात को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी का जिक्र किया। आंदोलन से उनकी पार्टी के लोग भी निकले हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि वो आंदोलनों के बारे में क्या कहते थे। क्या वो आंदोलन नहीं करते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें उन शब्दों से नहीं कहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है इन बातों को? आंदोलन जीवी से प्रधानमंत्री का कहना यह था, जो मैं समझा, जैसे सीए के दौरान वही चेहरे दिखते थे, जैसे किसान आंदोलन में भी वही चेहरे दिखे। उनका मतलब था कि कुछ लोग आंदोलन पे ही अपनी जीविका को चला रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है जी, महंगाई पे आंदोलन करेगी, बेरोजगारी पे आंदोलन करेगी, किसान के सवाल पर खड़ी होगी, तो है तो एक ही पार्टी। और जहां तक चंदा का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने और मैंने कहा है कि हम दक्षिणा देकर के जाएंगे। चंदा शब्द हमारी मैथोलॉजी में नहीं रहा, हिंदू परंपराओं में कहीं चंदा शब्द नहीं है पूजा के कामों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि 2022 में राम मंदिर भी लगभग बनके तैयार होगा? वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी निश्चित तौर पर। जहां तक मंदिर का सवाल है, भगवान राम का सवाल है, भगवान राम सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। और जैसे राम हमारे लिए, वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण, और ये सभी अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान में कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप किसान जो 3 कानून लागू कर दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी स्ट्रॉबेरी की उदाहरण दे देते हैं, कभी वो ड्रैगन फ्रूट का उदाहरण दे देते हैं, कभी काली गाजर का उदाहरण दे देते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, ये उदाहरण ठीक है, कुछ न कुछ किसान अपनी तरफ से कुछ नया कर रहे हैं। जी जी जी, कुछ लोग नया करना चाहते हैं, लेकिन धान कितना खरीदा है सरकार ने ये बताया हमें? धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, आपका 1800 से ज्यादा था उसका एमएसपी, क्यों नहीं मिला किसानों को? मक्के के लोग मक्के को लेकर के बहुत चिंता करते हैं, मक्के की क्या कीमत मिली है किसान को? अभी सरसों है, आप बताइए सरसों की कीमत क्या देगी सरकार? और गन्ने का अभी भी बकाया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने इतना भुगतान किया है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि अभी किसानों का 10,000 करोड़ रुपए तक का बकाया है चीनी मिलों पर। किसानों की आपने बात करी, इस देश में बहुत लंबे अरसे से एक किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी जिक्र भी हुआ, आंदोलन जीवी और चंदा जीवी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है मोदी सरकार बार बार ये एक बात कहती है, उनके मंत्री कहते हैं, मैंने खुद कृषि मंत्री का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल से मैंने बात करी इस विषय पे, और उनका स्पष्ट कहना था ये लोग बात करने के लिए वहां आते ही नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ येस और नो सुनने के लिए आते हैं। आप भी सरकार में रहे, आपने भी सरकार को चलाई, आप भी मुख्यमंत्री रहे, क्या आपको लगता है कि कोई आंदोलन ऐसा हो सकता है जिसमें येस और नो की तख्ती हो? सवाल बड़ा है जी, और सवाल ये बड़ा है कि आप किसान को बाजार पे कैसे छोड़ सकते हैं। अगर किसान को बाजार पे आप छोड़ देंगे तो उसको खुशहाली और तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने किसानों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सब्सिडी दे करके, चाहे वो ग्रांट दे करके, चाहे उसका सामान खरीद कर करके। जब भारत में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, आखिरकार एमएसपी का दोगुना कौन कह रहा था? लागत का दोगुना कौन कह रहा था? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। कम से कम ये बताए कि अगर हमने धान पैदा किया है, लागत हमारी इतनी है, तो हमें 2 गुना मुनाफा कहां मिलेगा? आखिरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? मंडियां आप खत्म कर रहे हो। समाजवादी सरकार ने लगातार मंडियां बनाई, बुंदेलखंड में कोई जिला नहीं बचा। बार बार करिए, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और आपने भी सुना होगा, उन्होंने 2-3 बार इस बात को इम्प्लीकेट करा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला, उन्होंने बोला कि मंडियां कहां खत्म हो रही है, कहां कानून के किस भाग में लिखा है, वो 3 कानूनों में कहीं नहीं लिखा मंडियां बंद हो रही हैं। ये बोलने की बात है, आप लिखा भी नहीं है। आप यहां से जाइए एक्सप्रेस वे पर, यहां पर आम की मंडी बन रही मलिहाबाद में जी, क्यों काम पूरा नहीं सरकार ने किया? इसके बाद कन्नौज में और कानपुर नगर कानपुर देहात के लेकर के किसानों के लिए आलू की मंडी बनी है, काम क्यों नहीं पूरा हुआ? आगे जाकर के अनाज की और सब्जी की मंडी बननी थी, वो क्यों काम पूरा नहीं हुआ?
आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आपके सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, क्यों नहीं इन्होंने किया? आप बांदा में मंडी बन के तैयार है, आपकी ललितपुर में मंडी बन करके तैयार है, आपके जालौन में मंडी बन करके तैयार है। आप मंडी की व्यवस्था को क्यों नहीं बेहतर कर रहे पर हैं? क्या आपको लगता है किसान आंदोलन जो है उसका पॉलिटिकल रंग देखने को मिल रहा है? जिस तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी है, राकेश टिकैत एक बड़ा नेता बन के उभरे हैं, अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले 2022 में आपको राकेश टिकैत के साथ समझौता करना है या जयंत चौधरी के साथ समझौता देखिए, करना है? सवाल बहुत सिंपल है जी। आप एमएसपी कहां देंगे? किस जगह पर किसान को एमएसपी मिलेगी? एक किसान है, मान लीजिए वो धान पैदा करता है, वो उसको जी। एमएसपी कहां मिलेगी? मुझे प्लेटफॉर्म बताइए, जगह बताइए। वो किसान जाएगा और लेकर के आएगा एमएसपी। अभी सरसों तैयार है खेतों में, आप मल्टीनेशनल कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि एडिबल ऑयल उनका है। क्या किसान प्रचार कर सकता है? जी। तो सरसों का एमएसपी क्या है, वो कब देंगे आप? राकेश टिकैत के बारे में अखिलेश यादव क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस पूरे किसान आंदोलन में बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, जिस तरह से पूरी जाट लैंड के अंदर। मुझे क्या आपको लगता है कि एक नया जाट नेता खड़ा हो गया है? देखिए, राकेश टिकैत जी कोई जी। आज के नेता नहीं है। और जब मैंने उनसे बात की थी फोन पे, यही कहा, मैंने कहा जी कि आप बहादुर पिता के बहादुर बेटे हैं। तो राकेश टिकैत और उनके पिताजी का आंदोलन और उनका लगातार संघर्ष किसानों के बारे में सब जानते हैं। उनकी पॉलिटिकल क्या होगा आने वाले समय में मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस सवाल पूछा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जी। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर आंदोलन और लड़ाई लड़ती रहेगी। कानून व्यवस्था पर मेरा सवाल है, योगी सरकार अब तक करीब 7500 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुकी है, 133 अपराधी मारे गए हैं, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो क्या ये गलत है अपराधियों को मारना? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। जी। सबसे ज्यादा फेक के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। और आज भी ईमानदार अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, ईमानदारी पुलिस के जो जवान है जो काम करना चाहते हैं, पता नहीं क्या दबाव है जो सरकार काम नहीं करने दे रही है इनको। आप और आए दिन घटना हो रही हैं। जी। कोई दिन नहीं बचता है जिस दिन ऐसी गंभीर हत्याएं न हो जाती हों। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? और जितने भी अच्छे इंतजाम किए थे पुलिस के लिए, वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था, वो खराब कर दिया इन्होंने। पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर वो 2022 में चुनाव में जाएंगे। वो उनका सबसे बड़ा, वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया उत्तर प्रदेश को। अब गाड़ियां नहीं दिखती महासचिव सचिवों की, जो गाड़ियां घूमती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, क्लीन कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस कर लिए, तो अपने आप को क्लीन कर लिया उन्होंने। अगला मेरा सवाल, आखिरी दो सवाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपने एक बयान दिया था जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। अब तो टीके लगने लग गए हैं, तो अब आप लगवाएंगे? बहुत देर से लगवाया, ये टीका पहले लगवा लेना चाहिए था, जब ट्रायल थर्ड नहीं हुआ था तभी। अब आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए गरीबों को फ्री कब लगवाएगी। बिहार में तो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में फ्री टीका कब लगना शुरू हो जाएगा और हमारे गरीबों को कब टीका लगेगा। आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, पूरे गरीबों को फ्री टीका लगाने का काम करेगा और हम भी फ्री लगवाएंगे। अच्छा, अब आप वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि फ्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम फ्री वैक्सीन लगवाएंगे और खुद लगाएंगे। आप भी तभी लगवाएंगे, यानी जब फ्री में लगेगी वैक्सीन? बिल्कुल। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, और जो महत्वपूर्ण सवाल है 2022 के लिए, अखिलेश यादव 2022 में किस चुनावी मुद्दे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? मुद्दे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश की जनता में समाजवादियों ने ईमानदारी से काम किया है। जनता को आज भी वो काम याद आ रहे हैं, जब एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस लेकर के आती है, गरीब की मदद करती है। पुलिस का 100 नंबर आज भी वही है। आज भी कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी का लैपटॉप न चल रहा हो। पूरे उत्तर प्रदेश में जितना बिजली में इंतजाम समाजवादियों ने किया, सब स्टेशन से लेकर के ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के जनरेशन, उतना नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा, आखिरी कहता हुआ जा रहा हूँ, कि कम से कम मुख्यमंत्री जी से ये पूछेगा कि उन्होंने कौन सा नया बिजली का प्लांट लगवाया है, नया। तो आप विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेंगे? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली और न्याय दिलाने के लिए, लोगों को सम्मान मिले, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव, आपने
2022 पे भी बात करी, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पे भी बात करी और बंगाल पे भी बात करी, उत्तर प्रदेश पे तो बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आपका न्यूज 18 के मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच अखिलेश। सर हम आपसे अनुरोध करेंगे आप लोग थोड़ी देर मंच पर